जब हम रेगिस्तान का नाम सुनते हैं तो जाहिर है मन में रेत के टीले और पानी की किल्लत ही आती है। लेकिन क्या हो अगर हम कहें कि इसी सूखे प्रदेश राजस्थान में नदियों का एक पूरा जाल बिछा हुआ है। जी हाँ, ये एक ऐसी कहानी है जिसमें कुछ नदियां तो अपनी मंजिल यानी समुद्र तक पहुंचने से पहले ही रेत में खो जाती हैं और जहां सिर्फ एक पहाड़, एक अकेली पर्वत श्रृंखला पूरे राज्य के पानी की किस्मत का फैसला करती है। तो चलिए आज राजस्थान की इसी अनोखी और हैरान कर देने वाली पानी की कहानी में उतरते हैं। चलिए अपनी बात एक सीधे से सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए, एक ट्रैफिक कंट्रोलर है जो ये तय करता है कि कौन सी गाड़ी किस तरफ जाएगी। अब जरा ये सोचिए कि क्या कोई पहाड़ भी ऐसा ट्रैफिक कंट्रोलर बन सकता है? क्या ये मुमकिन है कि एक अकेली पहाड़ी हजारों किलोमीटर्स में फैली अनगिनत नदियों को दो बिल्कुल अलग-अलग रास्तों पर भेज दे, एक को पूरब तो दूसरे को पश्चिम? जी हाँ, बिल्कुल। और इस सवाल का जवाब है दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक, अरावली। देखिए, ये सिर्फ पत्थर और चट्टानों का ढेर नहीं है। राजस्थान के लिए ये वो लकीर है, वो महान विभाजक रेखा है जो तय करती है कि बारिश की हर एक बूंद पश्चिम की तरफ बहकर अरब सागर में जाएगी या फिर पूर्व का लंबा सफर तय करके बंगाल की खाड़ी तक पहुंचेगी। असल में यही वो धुरी है जो पूरे राज्य के नक्शे और वहां के जीवन को तय करती है। तो इस पूरी जटिल कहानी को आसानी से समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले समझेंगे महान जल विभाजक को, फिर उन नदियों को जानेंगे जो कहीं नहीं जाती। इसके बाद अरब सागर और बंगाल की खाड़ी का सफर तय करने वाली नदियों को देखेंगे और आखिर में बात करेंगे राजस्थान की इस जीवन रेखा के भविष्य की। तो चलिए सबसे पहले मिलते हैं हमारी कहानी के मुख्य पात्र से, अरावली पर्वत श्रृंखला। जी हाँ, यही वो किरदार है जिसके चारों तरफ राजस्थान की नदियों की पूरी कहानी घूमती है। तो आइए समझते हैं कि ये अपना रोल निभाती कैसे है। सोचिए, अरावली एक सीधी लकीर की तरह राजस्थान के बीच से गुजरती है। अब इसके पश्चिम में जो नदियां निकलती हैं, उनका सफर छोटा होता है, तेज होता है और वो सीधे अरब सागर की तरफ बढ़ जाती हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो नदियां इसके पूर्व से निकलती हैं, वो एक बहुत बहुत लंबे सफर पर निकलती हैं। वो पहले यमुना में मिलती हैं, फिर गंगा जैसी बड़ी नदियों में और हजारों किलोमीटर बहकर बंगाल की खाड़ी तक पहुंचती हैं। मतलब दो बिल्कुल अलग दुनियाएं, और इनको बांटने वाला सिर्फ एक, अरावली। अच्छा, भूगोल की भाषा में इसी चीज को जल विभाजक या वाटर डिवाइड कहते हैं। ये कोई भी ऊंची जगह हो सकती है, कोई पहाड़ या पठार जो पानी के बहाव को दो अलग-अलग दिशाओं में मोड़ दे। राजस्थान में यही काम अरावली और खास तौर पर इसका भोराट पठार करता है। सही मायनों में राजस्थान के भूगोल को समझने के लिए ये पहली और सबसे जरूरी कड़ी है। और यहीं पर ये कहानी सबसे ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। जब हम राजस्थान के नदी सिस्टम को उनकी मंजिल के हिसाब से देखते हैं तो एक बड़ा हैरान करने वाला आंकड़ा सामने आता है। करीब 23% नदियां बंगाल की खाड़ी की तरफ जाती हैं और 17% अरब सागर की ओर। लेकिन सबसे बड़ा हिस्सा 60% नदियां वो किसी भी सागर तक नहीं पहुंचती। जी हाँ, 60%। ये बात राजस्थान को भारत के किसी भी दूसरे राज्य से एकदम अलग बनाती है, जहां ज्यादातर नदियां आखिर में समुद्र में ही मिलती हैं। तो चलिए अब उस सबसे बड़े 60% वाले हिस्से की पड़ताल करते हैं। ये वो नदियां हैं जो अपना सफर तो शुरू करती हैं, लेकिन विशाल थार मरुस्थल की रेत में कहीं खो जाती हैं, विलीन हो जाती हैं। इन्हें ही अंतःप्रवाही या इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम की नदियां कहते हैं। इस सिस्टम की सबसे मशहूर नदी है घग्गर। ऐसा माना जाता है कि ये उसी पौराणिक सरस्वती नदी का बचा हुआ रूप है, जिसका जिक्र हमें वेदों में मिलता है। आज इसे मृत नदी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये सिर्फ मानसून में बहती है और हनुमानगढ़ के पास रेगिस्तान में समा जाती है। लेकिन हाँ, जब बारिश बहुत ज्यादा होती है तो इसका पानी सरहद पार करके पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक पहुंच जाता है, जैसे अपने शानदार अतीत की एक धुंधली सी याद दिला रहा हो। और यहाँ एक बहुत बारीक लेकिन जरूरी अंतर समझना होगा। ये एक ऐसा सवाल है जिसमें अच्छे अच्छे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर सवाल है कि राजस्थान की सबसे लंबी अंतःप्रवाही नदी कौन सी है, तो जवाब है घग्गर, क्योंकि इसकी कुल लंबाई सबसे ज्यादा है, भले ही इसका बड़ा हिस्सा राज्य के बाहर हो। लेकिन अगर सवाल हो कि पूरी तरह से राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी अंतःप्रवाही नदी कौन सी है, तो जवाब बदल जाएगा और वो है कांतली नदी। अच्छा, तो उन 60% नदियों की बात हो गई जो कहीं नहीं पहुंचती। अब चलिए उन 17% नदियों की ओर चलते हैं जो अरावली के पश्चिम में हैं और अपना सफर पूरा करके अरब सागर तक पहुंचने में कामयाब होती हैं।
इस समूह की सबसे बड़ी और सबसे जरूरी नदी है लूनी। 495 किलोमीटर की लंबाई के साथ ये सिर्फ राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे भारतीय मरुस्थल की सबसे लंबी नदी है। इसका सफर अजमेर के पास नाग पहाड़ियों से शुरू होता है और गुजरात में कच्छ के रण में जाकर ये खत्म हो जाती है। लूनी की सबसे अनोखी बात है इसका बदलता हुआ स्वभाव। बड़ी दिलचस्प कहानी है इसकी। जब ये निकलती है तब इसका नाम सागरमती होता है और पानी एकदम मीठा। लेकिन जैसे ही ये बालोतरा के पास से गुजरती है, जहाँ की मिट्टी में नमक है, इसका पानी खारा हो जाता है। इसी वजह से इसे लवणवती या लूनी कहते हैं, मतलब खारी नदी। इसीलिए इसे आधी मीठी आधी खारी नदी भी कहा जाता है। इसी ग्रुप में एक और स्टार है, माही नदी, और इसकी तो बात ही अलग है। ये मध्य प्रदेश से निकलकर राजस्थान में आती है और फिर गुजरात चली जाती है। और अपनी इस सफर में ये कर्क रेखा को एक बार नहीं बल्कि 2 बार काटती है। ये एक ऐसा कमाल है जो बहुत कम नदियां करती हैं। बांसवाड़ा के पास तो ये इतने छोटे छोटे द्वीप बना देती है कि बांसवाड़ा को 100 द्वीपों का शहर भी कहने लगे हैं। तो पश्चिम की छोटी और तेज यात्राओं के बाद चलिए अब अरावली के पूर्व की तरफ चलते हैं। यहाँ नदियाँ एक बहुत लंबे और घुमावदार रास्ते पर निकलती हैं, जिनकी मंजिल है बंगाल की खाड़ी। यहाँ की नदियों की कहानी थोड़ी अलग है। ये अकेले अकेले बहकर समुद्र तक नहीं जाती, बल्कि ये एक बहुत बड़े नेटवर्क का हिस्सा है। ये पहले उत्तर भारत की बड़ी नदी यमुना में मिलती हैं। फिर यमुना आगे जाके प्रयागराज में भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा में मिल जाती है। और फिर ये विशाल धारा हजारों किलोमीटर का सफर तय करके बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इस पूर्वी सिस्टम की लाइफलाइन है चंबल नदी। ये राजस्थान की अकेली ऐसी नदी है जो 12मासी है, मतलब साल के 12 महीने बहती है, और ये अपने रास्ते में बने 4 बड़े बांधों के लिए भी मशहूर है। इसका सफर शुरू होता है मध्य प्रदेश के गांधी सागर से, फिर राजस्थान में राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और आखिर में कोटा बैराज। ये बांध न सिर्फ बिजली बनाते हैं बल्कि सिंचाई के लिए पानी भी देते हैं। हर कहानी में एक दुखद मोड़ भी आता है, और इस सिस्टम में वो कहानी है बाणगंगा नदी की। इसे अर्जुन की गंगा भी कहते हैं। ये नदी पहले यमुना तक पहुंचकर उसमें मिल जाती थी, लेकिन हाल के सालों में पानी की कमी के चलते 2012 के बाद से ये यमुना तक पहुंच ही नहीं पाती, रास्ते में ही खत्म हो जाती है। इसीलिए अब इसे भूगोल की भाषा में रुंडित नदी या बी-हेडेड रिवर कहते हैं, मतलब एक ऐसी नदी जिसका सिर कट गया हो। तो इस पूर्वी सिस्टम की 2 सबसे बड़ी नदियों चंबल और बनास में एक बार फिर वही की और मे वाला खेल सामने आता है। चंबल अपनी कुल 1051 किलोमीटर लंबाई के साथ राजस्थान की सबसे लंबी नदी है, लेकिन बनास जो अपना पूरा 512 किलोमीटर का सफर राजस्थान के अंदर ही तय करती है, वो राज्य में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। चंबल को राजस्थान की कामधेनु का दर्जा मिला है, तो बनास को वन की आशा कहा जाता है। तो नदियों की इस पूरी यात्रा के बाद उनके अलग अलग रास्तों और मंजिलों की इस पूरी कहानी से आखिर हम सीखते क्या हैं? इस जटिल तस्वीर के सबसे बड़े टेकअवेज क्या हैं? सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात है पानी की कमी का सच। अब जो आंकड़ा सामने है वो वाकई में चौंकाने वाला है। देखिए, क्षेत्रफल के हिसाब से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। देश की 10% से ज़्यादा ज़मीन इसके पास है। लेकिन जब बात सतह पर मौजूद पानी यानी सरफेस वाटर की आती है, तो इसके हिस्से में देश का सिर्फ 1.16% पानी है। ये इतना बड़ा अंतर ही राजस्थान की हर चुनौती की जड़ है। अगर इस पूरी बात को 3 पॉइंट्स में समेटना हो तो वो ये है। पहला, अरावली ही इस पूरी कहानी की डायरेक्टर है जो हर नदी का रास्ता तय करती है। दूसरा, थार का रेगिस्तान वो विशाल मंच है जहां 60% नदियां अपना सफर पूरा करने से पहले ही गायब हो जाती हैं। और तीसरा, जो सबसे महत्वपूर्ण है, यहाँ की कोई भी नदी हिमालय के ग्लेशियर से नहीं आती, इसलिए जीवन का एक ही स्रोत है, मानसून की बारिश। और मानसून पर यही पूरी की पूरी निर्भरता इस पूरे सिस्टम को बेहद नाजुक और साथ ही बेहद कीमती बना देती है। अगर मानसून अच्छा हुआ तो नदियों में पानी है, जीवन है, और अगर मानसून कमजोर रहा तो नदियां सूख जाती हैं और पूरा प्रदेश एक बड़े संकट में आ जाता है। ये बिल्कुल एक तलवार की धार पर चलने जैसा है, जहां सारा संतुलन मौसम के मिजाज पर टिका है। और यही बात हमें एक बहुत बड़े और ज़रूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। आज जब हम क्लाइमेट चेंज और बदलते मौसम के दौर में जी रहे हैं, जहां बारिश का कोई भरोसा नहीं रहा, तो राजस्थान का ये नाजुक
मॉनसून पर निर्भर नदी सिस्टम भविष्य में कैसे टिकेगा? इन लुप्त होती नदियों का भविष्य क्या होगा और इसके साथ ही इस पूरे प्रदेश का भविष्य क्या होगा?